नमस्कार। हिंदी टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज ये 7वां टेस्ट है। पहला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। देखिए, अभिज्ञ का जो सही विलोम होता है वो होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और याद रखिएगा, भिज्ञ पर कभी भूल के भी टिक मत करिएगा। ओके, अभिज्ञ का मतलब अनभिज्ञ होता है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें अगर आप देखें तो आयात का विलोम निर्यात होता है, बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ये भी सही है। लेकिन आमिष का विलोम सामिष नहीं होता है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि आमिष का विलोम निरामिष होता है। ओके, अपव्यय शब्द का विलोम क्या होता है? अपव्यय मतलब बिना फालतू खर्च करना। अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय, या अगर कभी ऐसे आ जाए कि अपव्ययी का विलोम क्या होगा तो उसका होगा मितव्ययी। ओके, आर्द्र का विलोम क्या होता है? देखिए, आर्द्र माने होता है गीला। ओके, आर्द्र माने क्या होता है? गीला। इसका विलोम होता है सूखा, यानी शुष्क। अच्छा, यहाँ पर अगर गीला होता तो सूखा होता, ठीक है, या सूखा होता तो गीला होता। अगर आर्द्र है तो इसका विलोम शुष्क होगा। आमिष का विलोम क्या होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, निरामिष होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? अंतरंग का जो सबसे इसमें सटीक विलोम होगा वो होगा बहिरंग। ऑप्शन बी सही है, बहिरंग। दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुज, अनुज माने होता है छोटा। तो छोटा का होगा बड़ा, और बड़े को कहते हैं अग्रज। क्या कहा जाता है? अग्रज। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। काला अक्षर यानी अनुकूल। अनुकूल का जो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अधम शब्द का विपरीतार्थक शब्द विकल्प में से कौन सा है? अधम का विपरीतार्थक होता है उत्तम। ऑप्शन बी सही है, उत्तम। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? अपाच्य का विलोम कुपाच्य, शुक्ल कृष्ण, बर्बर सभ्य, अज्ञ विज्ञ। तो यहाँ पर शुक्ल का कृष्ण तो होता ही है, बिल्कुल सही है। अज्ञ का विज्ञ भी होता है और बर्बर का सभ्य भी होता है। लेकिन अपाच्य का विलोम कुपाच्य नहीं होता है, क्योंकि अपाच्य और कुपाच्य दोनों समानार्थी शब्द हैं। अपाच्य का विलोम सुपाच्य होता है। क्या होता है? सुपाच्य। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए जो है वही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्दों की तरफ आते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। देखिए, चंद्रहास तलवार को कहा जाता है। तलवार का एक पर्यायवाची होता है करवाल। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, करवाल। अगर हम तलवार के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो अशी, कृपाण, खड्ग, तलवार, चंद्रहास, करवाल, ये सब क्या है? तलवार के पर्यायवाची होते हैं। ओके, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए, जंगल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उनमें से एक है कांतार। ऑप्शन सी सही होगा, कांतार। ओके, अटवी, विपिन, कानन, जंगल, विपिन, ये सब क्या है? ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तरंग। देखिए, तरंग ये लहर का पर्यायवाची होता है, और लहर के अन्य पर्यायवाची में एक पर्यायवाची है उर्मी। ऑप्शन डी सही है, उर्मी। ओके, तो लहर के और सारे पर्यायवाची देख लीजिए, वीच, लहर, हिलोर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हिंदी के 200 प्रमुख जो 6 टॉपिक हैं उनमें 200 टॉप 200 की सीरीज शुरू होने वाली है। और संभवतः आज शाम को आपको पहला जो वीडियो विलोम शब्दों का टॉप 200 विलोम शब्दों मिलने वाला है। और ऐसे ही करके आपके 6 टॉपिक इस तरह से भी मिलेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तरक्की का पर्यायवाची अपकर्ष नहीं होता है। ऑप्शन सी, क्योंकि अपकर्ष जो है ये अवनति का पर्यायवाची होता है, ना कि तरक्की का। ओके, दूध का पर्यायवाची नहीं है इसमें। 15वां प्रश्न देखिए और बताइए। देखिए, स्तन्य, खीर और पेय ये दूध के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन नवनीत ये मक्खन का पर्यायवाची होता है, ना कि दूध का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, नवनीत। ओके,
अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्यायवाची बताइए। देवता के हमने बहुत सारे पर्यायवाची आपको बताए थे, अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, विबुध, आदित्य, गीर्वाण, सुर, ये सब क्या हैं? ये सब देवता के पर्यायवाची है, उसी में से एक है विबुध। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, विबुध। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अलंकेश, अलंकेश ये कुबेर को कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। दृष्टि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दृष्टि के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें नज़र और निगाह प्रमुख है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, नज़र और निगाह। धूसर किसका पर्याय है? धूसर, धूसर ये गधे का पर्यायवाची होता है, गर्दभ का। ऑप्शन सी सही है, गर्दभ यानी गधा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अन्य पर्यायवाची में खर कहा जाता है, राशभ कहा जाता है, गधा कहा जाता है, गधा कहा जाता है। ये सब क्या है? ये सब गधे के पर्यायवाची हैं। नाहर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? नाहर किसको कहा जाता है? देखिए, नाहर सिंह का पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाहर के अन्य पर्यायवाची में शेर है, शार्दूल है, केसरी है, वनराज है, पंचानन है, केहरी है, मृगराज है। ये सब क्या है? ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी यानी पर्यायवाची नहीं है? देखिए, नदी का पर्यायवाची वारि नहीं है इसमें, ऑप्शन ए, क्योंकि वारि जल का पर्यायवाची होता है, ना कि नदी का। ओके, अगला है आपको सही वर्तनी इसमें बतानी है कि इसमें सही वर्तनी कौन सी लिखी गई है। तो ये हमको आपको पिछले टेस्ट में भी मिला था, ऑप्शन बी जो है शुश्रूषा, यही इसमें सही लिखा गया है, और इसमें सभी गलत लिखा गया है। ठीक है, ये जो है ये स्पर्धा ऐसे लिखी जाती है शुद्ध, इसमें आधा सा जो छोटा वाला रहता है। शशीम जो लिखा जाता है वो सा ये दोनों छोटा सा रहता है, और जो सुहद लिखा है वो सुहृद होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। ये शब्द को आपको शुद्ध करना है कि ये शुद्ध कौन सा होगा। तो ये जो शब्द शुद्ध होगा वो ऑप्शन सी जो है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है, ना कि ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों वाक्य देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी, न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, यही इसमें शुद्ध है, शेष सभी इसमें गलत हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, मैं जानबूझ के इतना धीमे करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी चारों विकल्प को देखकर इसका आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग आंसर देंगे तभी आपको आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया, ये वाक्य शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। इस वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, अगर इसमें देखें तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ये शुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए, यानी किसमें त्रुटि है। अगर इसमें आप देखें चारों को तो रामा घर को जाती है, ये जो है यही इसमें त्रुटि इसमें है। ठीक है, क्योंकि इसमें होना चाहिए रमा घर जाती है, यही इसमें शुद्ध होगा, शेष तीनों जो है वो शुद्ध हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। इसमें अगर आप देखें तो मजदूरों को अनेक काम है, ये गलत है। मजदूरों को अनेकों काम है, ये भी गलत है। मजदूरों को अनेकों काम है, ये भी गलत है। मजदूरों के अनेक काम है, ऑप्शन डी जो है यही इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ही, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यही इसमें शुद्ध है, शेष सभी इसमें अशुद्ध हैं। अच्छा देखिए, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा जो शेष तीनों हैं। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, इसका शुद्ध होना चाहिए था इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यानी यहाँ यह की जगह इस होना चाहिए था। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रविवार को हम चर्च जाते हैं, चर्च को जाते नहीं, चर्च जाते हैं। इसके बाद है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है,
इसका शुद्ध वाक्य होगा दुर्जन को सुधारना कठिन है। दुर्जन का मतलब ही होता है जो गलत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। अब इसमें दुर्जन और लोग दोनों अगर आएगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका सही होगा ये। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। इसका जो सबसे शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये इसमें शुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। देखिए इसको सबको देखिए और बताइए। देखिए राधा घर नहीं है, ये शुद्ध है। राम पाठशाला बैठा है, ये भी गलत है। आप अवश्य सुने होंगे, ये गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यही यहाँ पर शुद्ध है, यानी ऑप्शन डी इसमें शुद्ध है। ओके, अच्छा, शेष जो तीनों अशुद्ध है इनका शुद्ध वाक्य देख लीजिए। राधा घर नहीं है, इसका शुद्ध वाक्य होगा राधा घर में नहीं है। ओके, राम पाठशाला बैठा है, इसका शुद्ध होगा राम पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, इसका शुद्ध वाक्य होगा आपने अवश्य सुना होगा। ओके, तो इस तरीके से शुद्ध शुद्ध वाक्यों को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्दों पर आते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? आकाशवृत्ति, ऑप्शन डी सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? अनामिका कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। अब इसमें ऑप्शन डी ये सही लिखा है, अप्रत्याशित, याद रखिएगा, ऊपर वाला बी गलती से मत लगा दीजिएगा। अगला है निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है अमोघ, ऑप्शन डी इसमें सही है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय उसको कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द होगा अंतःपुर, ऑप्शन सी सही होगा, अंतःपुर। अच्छा, कभी मान लीजिए ऐसे आ जाए कि घर का मुख्य भाग, तो घर का मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता है। ओके, अच्छा, वह महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? रनिवास। चलिए आगे देखिए, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन, ऑप्शन बी सही है, अकिंचन। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए शब्द होगा अंतेवासी, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है जो आशा से परे हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आशा से परे हो उसको आशातीत कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए अब हम तत्सम तद्भव शब्दों को देखते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? देखिए मक्षिका जो है ये मक्खी का तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? देखिए तिलक, तिलक एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है टीका, क्या होता है? टीका। अगला है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम होता है? काटना का तत्सम कर्तन होता है, क्या होता है? कर्तन, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इन चारों शब्दों को देखिए और बताइए कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे अग्र, अग्र ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है आगे, ठीक है, और शेष तीनों जो शब्द हैं वो तद्भव हैं। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चारों को देखिए और बताइए तत्सम कौन सा है। देखिए तत्सम शब्द इसमें ऑप्शन सी है निकृष्ट, निकृष्ट जो है ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसको देखिए एक बार फिर से, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है विस्मय, विस्मय जो है ये तत्सम शब्द है। ओके, और सभी जो है इसमें वो तद्भव शब्द हैं। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चारों को देखिए और बताइए कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें मुमुक्षु, मुमुक्षु जो है वो तत्सम है। वरिष्ठ, ऊष्मा और अंगूठा ये तद्भव शब्द हैं। सुई का तत्सम क्या होता है? सुई, सुई का तत्सम सूची होता है या सूचिका होता है, ऑप्शन सी सही होगा, सूची। अगला है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चारों देखिए, ये अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द क्या होगा। देखिए इसमें अगर आप देखें तो दिन,
दिन जो है ये तत्सम शब्द है। ओके, अन्य जो हैं वो सभी तद्भव शब्द हैं। अच्छा, दिन का तद्भव क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए। अगला है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें अगर आप देखें तो जो सही युग्म है वो है पत्ता का पत्र। पत्ता तत्सम है, पत्र उसका पत्ता तद्भव है और पत्र उसका तत्सम होता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस का विशेषण आलसी होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, आलसी। ओके, अगला है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा से जो विशेषण बनता है उसको चर्चित कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, चारों को देखिए और बताइए। इसमें से अगर आप देखें तो नमक ये विशेषण शब्द नहीं है, बल्कि नमक संज्ञा शब्द है, और शेष तीनों पथरीला, नमकीन और बर्फीला ये विशेषण है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। चारों को देखिए और बताइए कि इनमें से विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन जो है ऐतिहासिक, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, ऐतिहासिक जो है ये विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है, यानी अमरूद कहाँ के मीठे हैं, इलाहाबाद के, तो वो स्थान हुआ। अगला है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। देखिए विशेषण की 3 अवस्था होती है, मैंने आपको बताया था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो न्यूनतम है वो उत्तमावस्था है, ठीक है, यानी तीसरी अवस्था, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। उन्नति एक विशेष शब्द है। क्या है, विशेष, इसका विशेषण उन्नत होता है। क्या होता है, उन्नत। अगला है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें जो विशेषण है वो है पीले, ऑप्शन डी सही है, पीला। अगला है दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद यही है सुंदर, इसमें क्या है, सुंदर। देखिए क्या है, सुंदर ये विधेय विशेषण है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, तो टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।